आज आपके सामने प्रस्तुत है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसान परिवार में जन्मे, देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले, चट्टानों से टकराने वाले जुझारू नेता, किसानों के नेता के रूप में राजनीति में आए, किसानों के मसीहा, लौह पुरुष नाम से प्रसिद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी शालीनता और तेजस्विता के बल पर स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री बने तथा भारत के छोटे छोटे राज्यों का भारतीय संघ राज्य के विलय का एक विशाल भारत का निर्माण किया, जिनकी कथनी और करनी में एक रूपता थी, जो अपने सत्याचरण के कारण एक आदर्श राजनेता सिद्ध हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात नामक राज्य के बोरसद नामक एक तालुके में स्थित करमसद नामक एक ग्राम में हुआ। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को हुआ। उनकी ये तिथि लगभग सभी को मान्य है। उनके पिता का नाम जभेर भाई तथा मां का नाम लाडबाई था। ये अपने पिता के चौथे पुत्र थे। जभेर भाई के बड़े पुत्र का नाम शोभा भाई था। शोभा भाई से छोटे नरसिंह भाई थे और नरसिंह भाई से छोटे विठल भाई। लाडबाई अपने चारों पुत्रों को बहुत प्यार करती थी। जबेर भाई एक साधारण किसान थे। वे कृषि करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। वे एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके विचार उच्च कोटि के थे। वे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के पुत्र लव से उत्पन्न लेवा उपजाति से संबंधित थे। इस उपजाति के लोग कुर्मी क्षत्रिय के नाम से जाने जाते थे। सरदार वल्लभ भाई भी इसी जाति के थे और नाम के पीछे पटेल लगाते थे। वे बचपन से ही एक होनहार बालक थे। वे बच्चों के साथ जल्दी घुल मिल जाते थे। वल्लभ जब बड़े हुए, उनके पिता ने उन्हें गांव के स्कूल में प्रवेश करा दिया। वे नाडियाद की एक पाठशाला में पढ़ने लगे। स्कूल में वे मन लगाकर पढ़ते थे। उनकी बुद्धि बड़ी तेज थी। वे बताई हुई चीजों को बड़ी शीघ्र ही ग्रहण कर लेते थे। वल्लभ अपने मित्र मंडली के नेता थे। उनके आए बिना कोई खेल शुरू नहीं होता था। जब तक वे आते नहीं थे, तब तक उनके मित्र उनका इंतजार करते रहते थे। वे अपने साथियों को प्रतिदिन नई नई बातें बताते रहते थे। उन्होंने अपनी वाणी, शालीनता, बुद्धिमत्ता से अपने साथियों का हृदय जीत लिया था। प्रारंभ से ही वे एक निर्भीक बालक थे। वे किसी से डरते नहीं थे, बल्कि अन्याय का डटकर मुकाबला करते थे। इसी तरह की एक घटना उनके स्कूल में घटी। वल्लभ जिस स्कूल में पढ़ते थे, वहां के अध्यापक प्रकाशकों से भारी कमीशन पर किताबें खरीद ली और स्कूल में बच्चों से ये घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे स्कूल से किताबें खरीदेंगे, बाहर बाजार से कोई किताब नहीं खरीदेगा। सभी बच्चे राजी हो गए, लेकिन वल्लभ तैयार नहीं हुए। उन्होंने इसका विरोध किया। कुछ बच्चे भी उनके साथ हो लिए। स्कूल के अध्यापकों ने वल्लभ को डराया धमकाया, लेकिन वल्लभ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। इनकी आवाज अभिभावकों तक पहुंची। अंत में हार कर अध्यापकों को स्कूल में किताब बेचना बंद करना पड़ा। इस प्रकार वल्लभ भाई अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद बड़ौदा जाकर मैट्रिक में प्रवेश लिया। लेकिन संस्कृत के एक गुजराती अध्यापक छोटे लाल द्वारा जबरन वल्लभ को संस्कृत पढ़ने का दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने संस्कृत पढ़ना स्वीकार नहीं किया। इस पर अध्यापक ने चिढ़कर उन्हें रोज पहाड़े लिखकर लाने का दंड दिया। दूसरे दिन वे पहाड़े लिखकर नहीं ले गए। इस पर अध्यापक नाराज होकर पीछे सीट पर खड़े होने की सजा दी। बात बढ़ते बढ़ते मुख्याध्यापक तो पहुंची। प्रधानाध्यापक ने अध्यापक की शिकायत पर वल्लभ को अपने कक्ष में बुलाया। तब वल्लभ ने निर्भीक होकर कहा, श्रीमान जी, अध्यापक जी को गुजराती पढ़ाने में रुचि नहीं है। वे चाहते हैं कि मैं संस्कृत पढ़ूं, लेकिन मैं संस्कृत पढ़ना नहीं चाहता हूं। इससे नाराज होकर ये मुझे प्रतिदिन पहाड़े लिखने के लिए कहते हैं। आप बताएं मैं क्या करूं। इसके बाद वल्लभ के चले जाने के बाद मुख्याध्यापक ने छोटे लाल को बहुत डांटा।
इसी तरह एक दिन दूसरे अध्यापक ने वल्लभ की कहासुनी हो गई, क्योंकि वे अनावश्यक अन्याय और शोषण को बर्दाश्त नहीं करते थे। इस प्रकार उन्होंने बड़ौदा का स्कूल त्याग कर पुनः नाडियाद आ गए। यहीं से उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। विचार शक्ति की वृद्धि के साथ साथ आपकी स्मरण शक्ति भी कम न थी। आपने बड़ी साधना से स्मरण शक्ति का संवर्धन किया। आपकी योग्यता अद्वितीय थी। कॉलेज जीवन के आमोद प्रमोद में भी आपने बड़े उत्साह से भाग लिया, लेकिन कभी भी अन्याय के आगे अपना सिर नहीं झुकाया और वृद्धावस्था तक इसका पालन किया। ये काल मानव जीवन का वसंत काल होता है। इस आयु में मानव के अंदर अनेक नवीन विचार बनते बिगड़ते हैं और पवित्र भावनाओं एवं उच्च आदर्शों का जन्म होता है। इसी काल में तरुण हृदय अपने भावी जीवन की दिशा निश्चित करता है। वल्लभ बैरिस्टर बनकर नाम कमाना चाहते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने बैरिस्टर बनने का सपना छोड़ दिया और आगे की पढ़ाई पर विराम लग गया। उन्होंने घर पर रहकर ही वकालत की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर ली। ये 3 वर्ष का कोर्स था, डिस्ट्रिक्ट प्लीडर। उन्होंने अपनी वकालत प्रारंभ कर दी। उनके बड़े भाई विट्ठल उसमें बोरसद में वकालत कर रहे थे। उन्होंने वल्लभ के साथ ही वकालत करने को कहा, लेकिन वल्लभ ने साथ काम करने से मना कर दिया। वल्लभ ने भी बोरसद में ही रहकर वकालत प्रारंभ कर दी। उन्होंने वकालत का कार्य करके जीविकोपार्जन का साधन बना लिया। यहाँ पर उनकी वकालत अच्छी तरह से चलने लगी और उसमें वे नाम कमाने लगे। अब वे फिर बैरिस्टर का कोर्स करना चाहते थे और जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन अपने बड़े भाई के जिद पर वल्लभ विलायत नहीं गए, बल्कि वल्लभ ने अपने बड़े भाई विट्ठल को ब्रिटेन भेज दिया और परिवार का खर्च स्वयं उठाने के लिए तैयार हो गए। कर्तव्यनिष्ठ वल्लभ। वल्लभ का विवाह 18 वर्ष की आयु में जबेरबा नामक कन्या से हो गया था। जबेरबा साधारण स्वभाव की महिला थी। वल्लभ के मणिबेन नामक एक पुत्री तथा डालाबाई नामक एक पुत्र था। उनकी पत्नी अक्सर बीमार रहा करती थी क्योंकि उनके पेट में रसौली थी। वे रसौली का ऑपरेशन कराने बंबई के कामा अस्पताल में गई, लेकिन वल्लभ भाई में व्यस्त होने के कारण पत्नी को देखने अस्पताल नहीं गए। उनकी पत्नी का ऑपरेशन सफल हुआ, लेकिन जबेरबा को बचाया नहीं जा सका। अचानक अधिक हालत खराब हो जाने के कारण उनका निधन हो गया। उसमें वल्लभ भाई अदालत में किसी मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। अचानक उन्हें अपनी पत्नी के मृत्यु के समाचार का तार मिला। तार को पढ़कर उन्होंने उसे जेब में रख लिया और मुकदमे पर बहस करते रहे। अदालत में बाहर अपने मित्रों के पूछने कि तार में क्या लिखा था, उन्होंने सहज भाव से उत्तर दिया कि उनकी पत्नी का निधन हो जाने का तार था। अब वह इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर लोगों को आश्चर्य हुआ कि पत्नी के निधन पर भी उन्हें कोई दुख नहीं हुआ, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, संभाव बने रहे। वल्लभ एक पत्थरदिल इंसान थे जो अपनी पत्नी के निधन पर भी अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। पत्नी की मृत्यु पर अपने दुख को उजागर नहीं होने दिया। लोगों ने जब सुना तो लोग अपनी सहन शक्ति का लोहा मानने लगे। वल्लभ अपनी लगन और परिश्रम से मुख्तियार बन गए। वे अदालत में ऐसा बहस करते थे कि बड़े बड़े जजों का अपनी तर्क शक्ति से अपनी पक्ष में निर्णय देने के लिए विवश कर देते थे। अपनी तर्क शक्ति के अनुसार ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करते थे कि जज को विवश होकर पटेल के मुवक्किल के पक्ष में निर्णय देना पड़ता था। सन 1910 वकालत की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे ब्रिटेन गए। वहां पर मिडल टेम्पल नामक कॉलेज में प्रवेश लिया। उन्होंने वहीं से रोमन लॉ की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। पैसे के अभाव में वे कानून की पुस्तकें नहीं खरीद सकते थे, इसलिए वे प्रतिदिन पुस्तकालय जाते और वहां घंटों अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ते थे और आवश्यक चीजों की नोट बनाते थे। उन्हें परिश्रम का फल मिला। उन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इस अवसर पर उन्हें 50 पाउंड का नगद पुरस्कार भी दिया गया। उनके परीक्षक उन्हें इंग्लैंड में कानून पढ़ाने का काम दिलाना चाहते थे, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। वे भारत वापस आ गए। यहाँ पर उन्होंने अहमदाबाद में अपना वकालत कार्य प्रारंभ किया।
उनकी अदालत में पहले दिन में प्रवेश के समय का वर्णन उनके मित्र जीवी मावलंकर के निम्न शब्दों में की थी। वल्लभ भाई ने जब जूनियर बार में प्रवेश किया तब वे प्रतिभा संपन्न युवक के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। वे अपने सिर पर अंग्रेजी फेल्ट हेड लगा रखी थी। उनकी आंखें उत्साह एवं साहस से चमक रही थी। वे पेनी निगाह से अदालत के चारों ओर नजरें घुमा रहे थे और अपने मिलने वालों का मुस्कुराहट से स्वागत कर रहे थे। उन्हें ज्यादा बोलने की आदत नहीं थी। वे विचारों के बड़े दृढ़ थे। उनका व्यक्तित्व देखकर लोग आकर्षित हो रहे थे। वे जब लोगों की ओर देखते तो ऐसा लगता जैसे मन ही मन उन्हें सम्मान दे रहे हों। वे जोशीले बहुत थे, लेकिन उनके चेहरे पर जोश की दबी हुई भावना दिखाई पड़ रही थी। वे मनुष्य की शक्ल देखकर उसकी भावना पहचान लेते थे। उनके बहस करते समय लोगों का संभलना मुश्किल हो जाता था। लोग उनकी वकालत की बुरी बुरी प्रशंसा करते थे। राजनीति में पदार्पण। वल्लभ भाई के हृदय में देश सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उन दिनों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अहमदाबाद आए हुए थे। यहाँ आकर उन्होंने कोचरण में एक आश्रम की स्थापना की। उसमें गांधी जी की चर्चा पूरे गुजरात में हो रही थी, क्योंकि गांधी जी अफ्रीका में अन्याय सह रहे लोगों के पक्ष में अंग्रेज के विरुद्ध सत्य और अहिंसा के बल पर लड़ाई लड़ चुके थे। प्रारंभ में आने से उनके प्रति लगाव बढ़ता गया और बाद में वे गांधी जी के प्रमुख सहयोगियों में गिने जाने लगे। उन दिनों वल्लभ भाई देश सेवा का कार्य नहीं कर रहे थे, लेकिन एक वकील होने के कारण सार्वजनिक सभाओं में अवश्य भाग लेते थे। लेकिन इनके बड़े भाई विट्ठल भाई विधानसभा के चुनाव में विजय होकर राजनीति में अवश्य प्रवेश कर चुके थे। सन 1917 में म्यूनिसिपल बोर्ड का उपचुनाव हो रहा था। इस उपचुनाव में वल्लभ भाई दरियापुर क्षेत्र से निर्विरोध चुनाव जीत गए। सदस्य बनने के बाद वल्लभ भाई की रुचि राजनीति की ओर बढ़ने लगी और राजनीति ने उनका मन मोह लिया। उन्होंने म्यूनिसिपल एक्ट के नियमों का गहन अध्ययन किया और उसी आधार पर बोर्ड की कार्यप्रणाली को बनाने में लग गए। पटेल समय के अनुसार राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय होते गए। गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा रखने लगे। गांधी जी के अनेक कार्यों में उन्हें अपना सहयोग प्रदान करते थे। गोधरा में प्रांतीय राजनीतिक परिषद का गठन हुआ, जिसके सभापति गांधी जी थे। गांधी जी ने परिषद के कार्यों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मंडल की स्थापना की, जिसका सचिव वल्लभ भाई को बनाया गया। उन दिनों गांव के लोगों के सामने एक समस्या थी, जिसमें अधिकारी लोग गांव के लोगों से बेगारी लिया करते थे, जो अन्यायपूर्ण था। इसका गांधी जी विरोध करना चाहते थे और आंदोलन चलाना चाहते थे। गुजरात परिषद ने आंदोलन प्रस्ताव को पारित कर दिया। वल्लभ भाई ने बेगारी के विरुद्ध कमिश्नर के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें तुरंत बेगार प्रथा को बंद करने की बात लिखी हुई थी। लेकिन अंग्रेज कमिश्नर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब वल्लभ भाई ने कमिश्नर की निंदा करते हुए चेतावनी दी कि 10 दिनों के अंदर बेगार पर गैर कानूनी घोषित कर दिया जाए, अन्यथा गुजरात परिषद जनता को पेम्पलेट द्वारा ये सूचना दे देगी कि बेगार प्रथा गैर कानूनी है। लेकिन सुनवाई न होने के कारण उन्होंने गुजरात के सभी गली कुंचों में पेम्पलेट लगवा दिए, जिसमें लिखा था बेगार प्रथा अन्यायपूर्ण है और उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। इससे जनता उस प्रथा का विरोध करने लगी। इससे सरकार की नींद हराम हो गई। उसने जनता को बेगार प्रथा समाप्त करने का आश्वासन दिया। ये पटेल की सार्वजनिक जीवन की पहली बड़ी सफलता थी। इससे वहां की जनता उन्हें अपना नेता मानने लगी। खेड़ा किसानों के लिए आंदोलन। सन 1917 में खेड़ा में प्रकृति की मार से वहां के किसान हताहत हो गए। लगातार बारिश में उनकी फसलें नष्ट हो गई थी। सरकार भूखों मर रहे किसानों का लगान माफ करने के बजाय उनसे लगान वसूलना चाहती थी, जबकि किसानों के पास लगान देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। सरकारी कर्मचारी भूखों मर रहे किसानों पर अत्याचार ढोने लगे। वे उनसे लगाम लेने के लिए मजबूर करने लगे। सरकारी कर्मचारी की दृष्टि में किसानों का कोई हानि नहीं हुआ था, इसलिए लगान माफ करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकारी कर्मचारियों के अत्याचार से किसान त्रस्त हो गए।
गांधी ने खेड़ा के किसानों की हालत को सुना तो खेड़ा गांव पहुंचे। उनके साथ पटेल भी खेड़ा आए। गांधी जी ने उन्हें के विरुद्ध आंदोलन छेड़ने का आह्वान किया और आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों की सूची मांगी। सूची में प्रथम नाम पटेल जी का था। गुजरात की राजनीतिक परिषद ने एक सभा का आयोजन किया जिसमें गांधी जी और पटेल सहित कई अन्य नेताओं ने भाग लिया और गांव में जाकर किसानों की हानि का जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार करने का प्रस्ताव पारित हुआ। परिषद के नेताओं ने गांवों का निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट कमिश्नर को सौंप दी, लेकिन कमिश्नर ने परिषद की रिपोर्ट को मानना तो दूर, परिषद को असंवैधानिक घोषित कर दिया। गांधी जी इसके विरुद्ध आंदोलन करने का निश्चय किया। वे जान चुके थे कि अंग्रेजी सरकार भारत पर हमेशा के लिए राज करने का मन बना चुकी है। गांधी जी ने अहिंसात्मक ढंग से विरोध कर अंग्रेजी सरकार की पकड़ कमजोर करना चाहते थे। पटेल ने मन ही मन में गांधी जी का साथ दे देने का फैसला कर लिया और इसलिए उन्होंने अंग्रेजी पहनावा को त्याग कर धोती कुर्ता धारण कर लिया। आंदोलन को कार्य रूप देने के लिए दोनों ने गांव-गांव भ्रमण कर किसानों को जगाने का फैसला किया। सबसे पहले वे नाडियाद गांव का दौरा किया। वहां उन्होंने किसानों से वार्ता की तथा कलेक्टर से लगान वसूली समाप्त करने के लिए कहा, लेकिन कलेक्टर नहीं माने। पटेल ने किसानों की एक सभा की जिसमें उन्होंने सरकार की अमानवीय नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किसानों को तैयार किया तथा सरकार को लगान देने के लिए मना किया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार लगान न देने के बदले हम पर जुल्म ढाती है तो हमें उसे सहना होगा, झुकना नहीं। इसके बाद गांधी जी इस काम को पटेल को सौंपकर वापस चले गए। पटेल गांव-गांव जाकर भाषण देते, उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुनते और उनकी अपने पक्ष में करने के लिए प्रयास करते। इस प्रकार बहुत से किसान उनका खुलकर साथ देने को तैयार हो गए थे। अतः पटेल ने एकजुट होकर अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने का ऐलान कर दिया। 4 अप्रैल सन 1918 को गांधी जी ने करमसद गांव के किसानों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, आप किसी भी कीमत पर अंग्रेजी सरकार को लगान नहीं देंगे। इसके लिए चाहे सरकार आप पर कितना ही जुल्म ढाए, आप लोगों को झेलना है, लगान नहीं देना है। पटेल ने सत्याग्रह आंदोलन को और उग्र करना चाहा, लेकिन गांव वालों की हिम्मत बढ़ाने के लिए गांवों का दौरा करने लगे। पटेल की बातों से किसानों को हौसला इतना बढ़ गया कि उन्होंने सरकार को लगान न देने का निश्चय किया। वे सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन और नारेबाजी करने लगी। किसानों ने आंदोलन को देखकर सरकार को झुकना पड़ा और उसने निर्णय दिया कि जो किसान लगान देने की स्थिति में नहीं है उन पर लगान जमा करने के लिए कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। ये सुनकर किसानों में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन पटेल सबके लिए लगान मुक्त के पक्ष में थे, इसलिए उन्होंने किसानों से आंदोलन जारी रखने के लिए कहा। इस पर किसान पूरे जोश के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब वे अपने अधिकारों को प्राप्त करने तक आंदोलन जारी रखने का फैसला कर चुके थे। किसानों का कड़ा रुख देखकर सरकार को झुकना पड़ा। उसने किसानों के लगान मुक्त की घोषणा कर दी। ये पटेल की सबसे बड़ी कामयाबी थी। इस अवसर पर एक सभा में गांधी जी ने पटेल की प्रशंसा करते हुए कहा था, आज सरदार वल्लभ भाई की लगन और निष्ठा से उन्हें आंदोलन में थोड़ी सफलता मिली है। मैंने पहले ही नजर में उनकी काबिलियत को पहचान लिया था, जिस पर वे खरे उतरे। पटेल ने भी किसानों को संबोधित करते हुए कहा, मैं इस सफलता के श्रेय का हकदार उस किसान को समझता हूं जिन्होंने जोश और अदम्य साहस दिखाकर आंदोलन को सफलता दिलाई है। कुशल नेतृत्व के कारण ही सन 1920 में पटेल को गुजरात प्रांतीय कांग्रेस समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया। अब गुजरात की राजनीति का दायित्व उनके कंधों पर पड़ गया। सन 1919 में अंग्रेजी सरकार ने रोलेट एक्ट लागू करने का फैसला किया, जो भारतीय जनता के हित में नहीं था। अतः गांधी जी ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने की घोषणा कर दी। उन दिनों गांधी जी अहमदाबाद में ही थे। श्री वल्लभ भाई से उनकी रोज भेंट होती थी। उनके सामने आपने विचार प्रकट किया, इस कानून का विरोध में सत्याग्रह
करूंगा। शीघ्र ही सत्याग्रह का प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया गया। उस पर गांधी जी के अतिरिक्त वल्लभ भाई और श्रीमती सरोजनी नायडू के भी हस्ताक्षर हुए। सत्याग्रह सभा की स्थापना हुई। गांधी जी उसके अध्यक्ष बने। रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह की खबर पूरे भारत में फैल चुकी थी। देश के प्रमुख नगरों में रोलेट एक्ट के विरुद्ध विरोध और हड़तालें होने लगी। सत्याग्रह का प्रारंभ 6 अप्रैल सन 1919 को हुआ। इस अवसर पर पटेल ने अहमदाबाद में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया और रोलेट एक्ट को जन विरोधी बताया। उन्होंने कड़े शब्दों में अंग्रेजी सरकार की तीखी आलोचना की। उन्हीं दिनों भारत के कई शहरों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। अहमदाबाद में भी दंगा हुआ, जिसमें सरकार ने कई निर्दोष लोगों को दोषी ठहराकर जेल में डाल दिया, लेकिन पटेल को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। लेकिन उनके घर पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी। आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। सिपाहियों ने हजारों को गोलियों से भून डाला। अहमदाबाद में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। लोग डरे हुए थे। इस रक्तपात का प्रायश्चित करने के लिए गांधी जी ने 3 दिन का उपवास किया। गांधी जी ने सत्याग्रह बंद करने का निश्चय किया, लेकिन तभी अमृतसर के जलियांवाला बाग का हत्याकांड सुनाई पड़ा। इस हत्याकांड के बाद पटेल ने अंग्रेजी सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया तथा सरकार पर विश्वास करना छोड़ दिया था। पटेल ने सरकार का कड़ी शब्दों में निंदा की। उस हत्याकांड का प्रमुख दोषी जनरल डायर को ब्रिटिश सरकार द्वारा दंडित करने के बजाय बहादुरी का पुरस्कार दिए जाने पर पटेल ने कहा, अंग्रेजी सरकार ने जलियांवाला बाग में मासूमों की हत्या कराकर क्रूरता का परिचय दिया है। उसने डायर जैसे अपराधी को दंडित करने के बजाय सम्मानित किया है, जिससे भारतीयों का विश्वास अंग्रेजी सरकार से उठ चुका है। पटेल चाहते थे कि भारत से अंग्रेजी शासन का शीघ्र पतन हो और भारत के लोग सम्मान का जीवन जी सके। 4 सितंबर 1920 में कलकत्ता कांग्रेस का विरोध अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस अधिवेशन में खेड़ा सत्याग्रह की सफलता के लिए सरदार पटेल की खूब चर्चा हुई, जिससे उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। लोगों ने उनकी खूब प्रशंसा की। इस अधिवेशन में गांधी जी के प्रस्ताव असहयोग का प्रस्ताव पारित कर दिया। अब नेताओं का प्रमुख लक्ष्य देश को अंग्रेजों के चुंगल से मुक्त कराना था। देश उस समय बड़ी भयानक स्थिति से गुजर रहा था। पटेल ने लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया, जिससे आजादी की लड़ाई लड़ी जा सके। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूलों को त्याग दिया। हजारों वकील वकालत छोड़कर देश सेवक बन गए। किसानों में जागृति आ गई। उन्होंने सरकार को लगान देने से मना कर दिया। पटेल ने उनकी वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। पटेल गुजरात के हर गांव, हर शहर में जाकर लोगों को भाषण देते और एकजुट होने को कहते। भाषण देते हुए वे कहते, अब हमें नींद से जागने का समय आ गया है। हमें आजादी प्राप्त करने के लिए तथा देश की रक्षा के लिए तैयार होना पड़ेगा। विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति अंग्रेजी सरकार को देश से निकालने के लिए ऐसी लड़ाई लड़नी होगी, जिससे उनके छक्के छूटे और वे विवश होकर भारत छोड़ दें। इसलिए सभी मतभेदों को बुलाकर एकजुट हो जाओ। इसी प्रकार 28 दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में छात्रों की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश को आजाद कराने के लिए असहयोग आंदोलन का निर्णय ले लिया गया है। इस आंदोलन में आप सभी लोगों को भाग लेना है। कॉलेज और स्कूल छोड़कर अपने देश के लिए इस आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेना है। जान भले ही चली जाए, मगर हमारी शान न जाने पाए। कांग्रेसी नेताओं ने स्थानीय क्षेत्र की जनता का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए समस्याओं को दूर करने का निश्चय किया, ताकि आगे चलकर संगठन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन में जोड़ा जा सके। कांग्रेसी नेताओं ने कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए। कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने जनता को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का सुझाव दिया, छुआछूत का भेदभाव मिटाने का प्रयास किया, हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने का प्रयास किया। कांग्रेसियों का अगला सत्याग्रह बारडोली में होने वाला था, इसलिए इसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। पटेल ने सत्याग्रह की तैयारियों का दायित्व अपने ऊपर ले रखा था, लेकिन 8 फरवरी सन 1922 को गोरखपुर जिले के चोराचोरी गांव में पुलिस स्टेशन के अंदर सिपाहियों के अमानुषिक अत्याचारों से तंग आकर कुछ लोगों ने 21 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया था।
इस समाचार से गांधी जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने सत्याग्रह को सर्वथा हिंसा रहित रखना चाहते थे। गांधी जी ने तुरंत सत्याग्रह स्थगित करने के लिए घोषणा कर दी। इस घोषणा से देश के हजारों देशभक्तों को घोर निराशा हुई। आंदोलन की तैयारियां रोक दी गई। पटेल की बारडोली में जनता का विरोध का सामना करना पड़ा। सत्याग्रह स्थगित हो गया था, लेकिन सरकार के विरुद्ध लड़ाई जारी थी। सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। जज ने 6 वर्ष की लंबी कैद का हुक्म सुनाया। सजा सुनते ही कांग्रेसी नेताओं के चेहरे पर चिंता की लहर दौड़ गई। गांधी जी के जेल जाते ही सरकार को देश में हिंदू मुस्लिम उपद्रवों की आग लगाने का अवसर मिल गया। जगह जगह सांप्रदायिक दंगे होने लगे। कांग्रेसी नेताओं ने देश भर में घूम घूम कर इस आग को बुझाने का कार्य किया। भारत में अंधकार सा छा गया था। देश की जनता का मनोबल टूटने लग गया था। पटेल ने उनका मनोबल बढ़ाने के लिए रात दिन एक कर दिया। उन्होंने देश के लोगों को एकजुट रहने का संदेश दिया। उन्होंने पूरे गुजरात में घूमकर लोगों को एकता का पाठ पढ़ाया। लोगों से कहा, अंग्रेजी सरकार हमें आपस में लड़ाना चाहती है, लेकिन हमें उनकी बातों में नहीं आना है। हमें एकजुट रहना है। हमारी कमजोरी की वजह से हमारा देश गुलाम हुआ है। एकजुट न होना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें इस कमजोरी को मिटाना होगा। हमें एकजुट होकर अपनी ताकतों से अत्याचारी शासक को परास्त करना होगा। 1 दिसंबर सन 1922 के दिन पटेल ने अहमदाबाद की कपड़ा मंडी में विदेशी कपड़ों के विरुद्ध धरना दिया था। उनके नेतृत्व में कई कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता विदेशी वस्त्रों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। गांधी जी के जेल जाते ही सत्याग्रह आंदोलन के स्थगन को लेकर कांग्रेसी नेताओं में मतभेद हो गया और कांग्रेस 2 भागों में विभक्त हो गई। लेकिन पटेल दोनों गुटों को एक करने का प्रयास करते रहे। सन 1923 में नागपुर के कलेक्टर ने प्रतिबंध लगा दिया कि कांग्रेसी पार्टी झंडा लेकर जुलूस नहीं निकालेगी। गांधी जी की स्मृति में नागपुर में झंडे के साथ जुलूस निकाला गया। इस जुलूस को सरकार ने बीच में रोक दिया तथा धारा 144 लगाकर तिरंगे झंडे के साथ जुलूस निकालने का प्रतिबंध लगा दिया। पटेल ने इस धारा के विरुद्ध आंदोलन करने का फैसला किया। उन्होंने सरकार की इस कानून के विरोध में 1 मई सन 1923 को कुछ स्वयंसेवकों के साथ तिरंगा लेकर नागपुर में जुलूस निकाला, लेकिन सरकार ने स्वयंसेवकों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस समय सरदार पटेल को सहयोग देने के लिए कोई तैयार नहीं था, इसलिए वे देश भ्रमण पर निकल पड़े और लोगों को आंदोलन में सहयोग देने की अपील की। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से भी कहा, यह आंदोलन पूरे देश की कांग्रेस पार्टी का है, पूरे देश की जनता का है। इसे केवल नागपुर कांग्रेस का आंदोलन न समझा जाए। इसे सफल बनाना प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी है। पटेल के इस प्रयास से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर आंदोलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। इस कानून के विरोध में भारत की जनता ने गिरफ्तारी देने को तैयार हो गए और लोग तिरंगा झंडा लेकर जुलूस निकालने लगे। आंदोलन तेज होते देख ब्रिटिश सरकार ने इस कानून को वापस ले लिया। इस प्रकार पटेल के नेतृत्व की इस विजय से पटेल का आत्मविश्वास और मनोबल बहुत पहुंच गया। बारडोली सत्याग्रह है। सन 1927 में बारडोली के किसानों की हालत इतनी दयनीय थी कि वे लगान चुकाने में समर्थ नहीं थे। ऐसे में सरकार ने लगान में 21.97% की वृद्धि कर दी। सरकार ने इस अन्यायपूर्ण निर्णय से किसानों में दुख के बादल मंडराने लगे। उनमें खलबली मच गई। वे कांग्रेसी कमेटी कार्यालय में जाकर सरकार के फैसले की शिकायत की। शिकायत को अनुचित पाया गया। पटेल ने किसानों के पक्ष में सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करने का फैसला किया। वे गांधी जी से मिले और बारडोली की सारी स्थिति से अवगत कराया। गांधी जी आंदोलन के लिए सहमति दे दी तथा विजय होने का आशीर्वाद भी दे दिया। पटेल ने अपने निर्णय को सरकार को अवगत करा दिया। पटेल ने बारडोली के किसानों की एक सभा की, जिसमें उन्होंने किसानों से कहा, लगान वृद्धि पूरी तरह से अनुचित है और अन्यायपूर्ण है। जब तक सरकार इस लगान वृद्धि पर फिर से विचार नहीं करती, तब तक किसी भी किसान को लगान नहीं देना है। यदि सरकार जबरन लगान वसूलने का प्रयास करती है तो उसका खुलकर विरोध किया जाए। पटेल ने इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि सत्याग्रह की सफलता संगठन शक्ति पर निर्भर करती है।
अतः उन्होंने किसानों को संगठित कर तथा उसमें जोश भरने के लिए गांव में कई स्थानों पर जोरदार भाषण दिए। उन्होंने किसानों से कहा कि यदि आप लोग संगठित हो जाएं तो अंग्रेजी सरकार तुम्हारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। इस प्रकार किसानों में जागृति आई। उन्होंने सरकार को लगान न देने का निश्चय किया। किसानों ने 1 वर्ष तक कोई लगान नहीं दिया। उसने किसानों की कुर्की का आदेश दिया। सरकारी कर्मचारी उनके पशुओं को खोलकर ले जाने लगे, लेकिन किसानों ने धैर्य नहीं खोया। सरकार इस आंदोलन को विफल करने के लिए अनेक हथकंडे अपनाने, लेकिन सभी विफल रहे। समाचार पत्रों में सरकार की नीच हरकतों के विरुद्ध छापा गया। इसे गुजरात से बाहर की जनता बारडोली की किसानों के प्रति सहानुभूति जताने में लगी थी और आंदोलन को सफल बनाने के लिए दिल खोलकर चंदा देने लगे। अब पूरे देश की जनता सत्याग्रह आंदोलन में कूद पड़ी। धीरे धीरे आंदोलन में तेजी आने लगी। देश की जनता में संगठन और एकता की भावना घर कर गई थी। आंदोलन में महिलाएं, लड़के लड़की भी शामिल हो गए। बारडोली सत्याग्रह की चर्चा चारों ओर होने लगी। सभी समाचार सत्याग्रह की खबरों से भरे रहते थे। पटेल ने सरकार का भेद जानने के लिए अपने कुछ गुप्तचरों को गांव में भेज रखा था, जो लगान वसूली करने वाले सरकारी अधिकारी के गांव जाने की खबर पटेल को देते थे और पटेल किसानों को खबर देते थे। फिर किसान घरों में ताले लगाकर जंगलों में चले जाते थे। अंग्रेजी सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए अनेक दमनकारी ताकत लगा दी थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। 12 जून 1928 को बारडोली सत्याग्रह के उपलक्ष्य में बारडोली दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। गांधी जी ने देश की जनता से इसमें भाग लेने का आग्रह किया। सभी को अपना कामकाज बंद रखने की सलाह दी गई। लगान वसूलने वाले सरकारी पटवारियों ने पटेल के कहने पर नौकरी से त्याग पत्र दे दिए। 12 जून को पूरे देश में हड़ताल हुई। लोगों ने धूमधाम से बारडोली दिवस मनाया। इससे सरकार को पता चल गया कि देश की जनता अब जाग चुकी है और उसे मूर्ख बनाना मुश्किल है। उसकी चिंता बढ़ने लगी। अब उसके सामने वार्ता करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। सूरत के गवर्नर ने 18 जुलाई 1928 को एक बैठक का कार्यक्रम निर्धारित किया, जिसमें पटेल और उनके साथियों को समझौते के लिए बुला लिया गया था। यह समझौता विफल हो गया, लेकिन लोगों को मध्यस्थ करने तथा किसानों के साथ न्याय करने के लिए लगान निर्धारण हेतु जांच समिति गठन करने के आश्वासन पर पटेल समझौते के लिए तैयार हो गए। 18 अक्टूबर सन 1928 के दिन सरकार ने एक नई जांच समिति का गठन किया। समिति ने अप्रैल माह में अपना रिपोर्ट प्रकाशित करते हुए कहा कि किसानों पर वर्दी के आधार पर लगाया गया लगान दोषपूर्ण था। अतः सरकार ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए लगान वर्दी को वापस ले लिया। इस प्रकार बारडोली सत्याग्रह पटेल की तीसरी विजय थी। इस प्रकार जनता के प्रति न्याय और विनयशीलता को देखकर सारे राष्ट्र का हृदय उनके पक्ष में हो गया था। बारडोली की सफलता ने कई निराशा नेताओं के हौसले बुलंद कर दिए। सत्याग्रह में मिली सफलताओं से देश में आशा की नई किरण जग गई। जनता का स्वाभिमान और आत्मविश्वास बढ़ गया था। गांधी ने आंदोलन की सफलता का श्रेय पटेल को देते हुए कहा, ये विजय में पटेल के अथक प्रयासों से प्राप्त हुई है। इस अवसर पर गांधी जी ने पटेल को एक सम्मान पत्र भेंट किया। लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस भी पटेल के सार्वजनिक कार्यों में बेहद प्रभावित हुए। देश की जनता ने पटेल के कार्यों की खूब जनकर सराहना की। कई कांग्रेसी नेताओं ने पटेल को अद्भुत व्यक्तित्व का धनी बताया। सन 1928 दिसंबर माह में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया। इस अधिवेशन में बारडोली सत्याग्रह में पटेल की सफलता के उपलक्ष्य में सबसे पहले बधाई दी गई और उन्हें मंच पर भाषण देने के लिए बुलाया गया। उनके मंच पर आते ही तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण गूंज उठा। उन्होंने अपने ओजस्वी भाषण से सभी कांग्रेसियों का दिल जीत लिया। अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने सरकार को चेतावनी दी थी कि उसे नेहरू रिपोर्ट को जल्द से लागू करे, अन्यथा कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य पूर्ण स्वाधीनता होगा। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी सरकार ने कुछ नहीं किया। अगले अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता करते हुए पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा कर दी। इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। 26 जनवरी सन 1930 को कांग्रेस ने स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया।
गांधी जी ने वायसराय के पास अपनी 11 शर्तों का एक प्रस्ताव भेजा, लेकिन वायसराय ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। गांधी जी आंदोलन प्रारंभ करने का फैसला किया। 12 मार्च सन 1930 को गांधी साबरमती के सूरत जिले के दांडी नामक स्थान से दांडी यात्रा प्रारंभ की। 21 मार्च को देश भर में नमक का कानून तोड़ने का आदेश दिया गया। 6 अप्रैल को गांधी जी को दांडी में स्वयं नमक बनाकर कानून भंग करना था। अतः पटेल ने दांडी के वातावरण को गांधी जी के अनुकूल बनाने का दायित्व अपने कंधों पर ले लिया। पटेल ने बोरसद तालुके के सभी गांवों का दौरा किया। उन्होंने गांव की जनता को आंदोलन के लिए तैयार किया। जनता एकजुट होकर पटेल के साथ हो गई। उनको संगठित शक्ति देखकर सरकार विचलित हो गई। इसलिए 7 मार्च को होने वाले पटेल के भाषण पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन पटेल ने सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए जोरदार भाषण दिया। पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी अपनी निर्धारित तिथि 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर कानून को तोड़ते हुए स्वयं नमक बनाया। पुलिस ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य नेता भी गिरफ्तार कर लिए गए। 26 जून को नेहरू की गिरफ्तारी का वारंट आया, इसलिए मोतीलाल ने पटेल को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके कांग्रेस का बागडोर उनके हाथों में सौंप दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संचालन की जिम्मेदारी कंधों पर आ जाने से पटेल ने अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाकर संगठन शक्ति को और मजबूत करने का प्रयास किया। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उन्होंने धन एकत्र करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। वे जनता के बीच जाते, छात्रों के बीच जाते और अपने जोशीले भाषण द्वारा एक नया जोश भरने का प्रयास करते। उनके आह्वान पर छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन में कूद पड़े। 31 जुलाई सन 1930 को बंबई में बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई जा रही थी। इसी अवसर पर पटेल एक बड़े जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। जब जुलूस बोरीबंदर स्टेशन के पास पहुंचा तो सरकार ने उसे अवैध घोषित करार दिया। पटेल के न मानने पर जुलूस का नेतृत्व करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 2 महीने बाद पटेल को रिहा कर दिया गया। 25 जनवरी सन 1931 को गांधी जी तथा कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। 4 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें सारे सत्याग्रही कैदी छोड़ दिए गए। 31 मार्च सन 1931 को कराची कांग्रेस का 46वां अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें सरकार वल्लभ भाई पटेल को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। यहीं पर उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। गांधी इरविन समझौते के बाद देश में ऐसी 2 घटनाएं घटी जिसमें भारत की जनता को झकझोर कर रख दिया। पहला 23 मार्च सन 1931 को भगत सिंह व उनके 2 साथियों को फांसी देकर अपनी क्रूरता का परिचय दिया, तथा दूसरी घटना कानपुर में मुस्लिमों ने गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या कर दी। भारत की जनता ने इस घटनाओं पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। पटेल ने अत्याचारी सरकार की अमानवीयता पर प्रहार करते हुए कहा, देश के सभी लोग चाहते हैं कि वे भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी के बजाय आजन्म कारावास हो, पर सरकार ने उन्हें फांसी देकर हमें दारुण दुख दिया। भगत सिंह की देशभक्ति और उनके बलिदान के आगे हमारा सिर झुक गया है। हमें पता चल गया है कि सरकार की शासन प्रणाली कितनी घटिया एवं निम्न कोटि की है। पटेल ने गांधी इरविन समझौते को स्वीकार करते हुए अहिंसा के आधार पर लड़ाई लड़ने का घोषणा की। येरवदा आंदोलन, जेल में। इस बीच लॉर्ड इरविन का कार्यकाल समाप्त हो गया था। लॉर्ड विलिंगडन वायसराय बनाया था। उसने देश में दमन का दौर नए जोश से शुरू कर दिया। अंग्रेजी सरकार जनता पर और अत्याचार ढोने लगी। इससे देश की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उस समय गांधी जी गोलमेज परिषद में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे। पटेल ने गांधी जी को टेलीग्राम द्वारा देश की स्थिति से अवगत कराते हुए कहा, इस समय देश की स्थिति पहले से अधिक नाजुक हो गई है। सरकार ने अपना रुख और कड़ा कर लिया है। सीमा पर अत्याचार की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। आपको शीघ्र भारत वापस आना होगा, अन्यथा यहाँ की स्थिति और अधिक बिगड़ जाएगी। इंग्लैंड का गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, इसलिए गांधी जी भारत लौट आए। गांधी जी के गोलमेज परिषद से आते ही 4 जनवरी 1932 को येरवदा जेल में बंद कर दिया गया। साथ में सरदार पटेल को भी गिरफ्तार करके येरवदा जेल में बंद कर दिया गया।
येरवदा जेल में दोनों लोग लगातार 16 महीने तक बंद रहे। जेल में पटेल ने गांधी जी की बड़ी अच्छी देखभाल और सेवा की। गांधी जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, उनका प्रेम देखकर जेल में मुझे मेरी माँ की याद आने लगती थी और मैं अपने बिस्तर से उठकर बैठ जाता था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि पटेल में मेरी माता जैसे गुण होंगे। उन्होंने जेल में जो मेरी सेवा की मैं उसे कभी नहीं भुला पाऊंगा। 16 महीने येरवदा जेल में रहने के बाद सरदार पटेल को नासिक भेज दिया गया। उनके नासिक जेल में रहने के दौरान उनकी मां का निधन हो गया। इसके बाद वियना में उनके बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल का भी निधन हो गया। वल्लभ भाई अपने भाई की अंत्येष्टि में भाग लेना चाहते थे, लेकिन सरकार की शर्त को न मानने के कारण उनको जेल से रिहा नहीं किया गया, इसलिए वे अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। क्रांतिकारियों की बड़ी बड़ी कुर्बानियों ने अंग्रेजी सरकार को हिला दिया। वे भारत के हित में सोचने को मजबूर हो गए। उन्होंने भारतीयों को शासन में भागीदारी बनाने का विचार बनाया। सन 1935 में भारत सरकार ने एक अधिनियम संसद के दोनों सदनों में पारित किया, जिसके अनुसार भारतीय प्रांतों को पर्याप्त सीमा तक स्वतंत्रता देकर केंद्रीय शासन में प्रांतों व देशी राज्यों का संघ बनाया जाए। इस अधिनियम के तहत कांग्रेसी चुनाव में भाग लेने के लिए सहमत नहीं थे, जबकि उनके शीर्ष नेताओं ने चुनाव लड़ने का मन बना चुके थे। लखनऊ में संपन्न कांग्रेस के 10वें अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को चुनाव में भाग लेने और प्रांतीय सरकारों में शामिल होने की मंजूरी मिल गई। सन 1937 में भारत के 11 प्रांतों में हुए चुनाव में से 6 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। इस अवसर पर पटेल ने कहा, 6 प्रांतों में हुई हमारी विजय में हमारी एकता, ताकत और हमारे दृढ़ निश्चय का परिचय दिया है। हमें अपने इसी राह पर चलना है ताकि हम स्वराज्य के दिन को और करीब ला सके तथा अपने विरोधियों को मात दे सके। कांग्रेस को जिन 6 प्रांतों में बहुमत मिला था, वहां कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाने का फैसला किया। बंबई प्रांत में कांग्रेस का मंत्रिमंडल गठित हुआ। मंत्रिमंडल के गठित होते ही पटेल ने गुजरात और कर्नाटक के किसानों की वे भूमि वापस दिलवा दी, जिसे पिछले सत्याग्रह के दौरान सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया था। इस प्रकार पटेल लोगों को न्याय दिलाने में सबसे आगे रहते थे। पटेल कूटनीति में भी आगे थे। उन्होंने कूटनीति के आधार पर ही देशी जनता, देशी राजाओं से मुक्ति के लिए आंदोलन किया। भारतीय रियासतों को जनता देशी राज्यों में अच्छा शासन प्राप्त करना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। पटेल ने उनके पक्ष में, उनके हित में कई लड़ाई लड़ने का तैयार हो गए, लेकिन उन्हें डर था कि ऐसा करने से देशी राजा कांग्रेस से नाराज हो जाएंगे और कांग्रेस के विरोधी हो जाएंगे। दूसरी ओर उन्हें जनता से डर था, यदि कांग्रेस जनता के हित के लिए कार्य नहीं करती है तो पक्षपाती का आरोप लग जाता। भारतीय जनता कहती कि कांग्रेस उनके दुखों को दूर नहीं करना चाहती। इस प्रकार कांग्रेस के सामने विकट समस्या थी। इस समय उनकी स्थिति सांप और छुछुंदर की थी। तिलक हर कदम फूंक फूंक कर चल रहे थे। उधर अंग्रेज भी चाहते थे कि कांग्रेस कांग्रेस उग्र रूप धारण करके देशी राजाओं से टकरा जाए और देशी राजा अंग्रेजों के समर्थन में आ जाएं, लेकिन पटेल जैसे धैर्यवान और गंभीर नेता हर कदम सोच सोच कर उठा रहे थे। स्थिति को भांपते हुए उन्होंने कूटनीति का चाल चलते हुए कहा, कांग्रेस देशी राज्यों की प्रजा के अधिकारों के लिए कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती, क्योंकि देशी राज्यों की प्रजा शक्तिशाली है, वह अपने अधिकारों के लिए स्वयं लड़े। कांग्रेस इस समय उनकी ओर से लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है। इस प्रकार देशी राज्यों की जनता ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू कर दी। उड़ीसा, उदयपुर, राजकोट, मैसूर, त्रावणकोर, जयपुर, हैदराबाद जाकर कश्मीर आदि में देशी राज्यों की जनता में जागृति आ गई और वे देशी राजाओं से टकराने के लिए तैयार हो गए। दूसरी ओर देशी राजाओं की निगाह पटेल पर थी कि पटेल के सहयोग से जनता को कुछ अधिकार देकर उसने समझौता कर लिया जाए। पटेल की कूटनीति सफल रही। पटेल देशी राजाओं को अपना दुश्मन नहीं मित्र मानते थे, इसलिए पटेल ने देशी राजाओं के मन में यह भावना उत्पन्न कर दी कि वे अंग्रेजी सरकार के गुलाम हैं। उनके गुलामी में रहते हुए उनके राज्य का विकास नहीं हो सकता है, अतः उन्हें इस गुलामी से मुक्ति के लिए कोई न कोई उपाय ढूंढना चाहिए। उन्होंने राज्यों की जनता का पक्ष लेते हुए राजाओं से कहा, जनता के अधिकारों को दे देने से वे स्वाधीनता की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे राज्यों को जल्दी ही अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति मिल जाएगी।
सन 1938 में मैसूर राज्य की जनता के आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी। पटेल ने कांग्रेस की राज्य सरकार के बीच समझौता कर अपनी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने काठियावाड़ की लेमड़ी रियासत के लिए भी संघर्ष किया। पटेल ने भारत के अन्य देशी राज्यों की समस्याओं का उचित समाधान निकाला। सन 1934 में कांग्रेस का अगला अधिवेशन पटना में हुआ, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादियों को बुलाया गया था। सम्मेलन में एक नई पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। जयप्रकाश नारायण को इस पार्टी का संगठन मंत्री बनाया गया। गांधी जी ने इस पार्टी के गठन का ये सोचकर स्वागत किया कि उस पार्टी के लोग दलीय एकता बनाए रखेंगे, लेकिन पटेल की इन समाजवादियों के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता था। उनका कहना था कि समाजवादियों में जनता और देश की समस्याओं को समझने का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। समाजवादियों ने पार्टी भले ही बना ली, पर उनमें मतभेद है। उनके नेता किसी एक नेता के मत से सहमत नहीं है। समाजवादियों के प्रति पटेल का गुस्सा बहुत उग्र था। पटेल उनको अपने आसपास भटकने नहीं देना चाहते थे। एक बार उन्होंने समाजवादियों की तीखी आलोचना करते हुए कहा था, जिस तरह लोग एक पागल कुत्ते को अपने घर से भगा देते हैं, उसी तरह से मैं समाजवादियों को गुजरात से भगा दूंगा। अगला कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जो कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू चुने गए। नेहरू ने समाजवादियों का हौसला बढ़ाते हुए आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों को कांग्रेस की कार्य समिति में शामिल कर लिया। पटेल को बुरा लगा, उन्होंने उसका विरोध किया, लेकिन नेहरू ने उनकी एक न सुनी, बल्कि समाजवादियों की प्रशंसा करते हुए कहा, भारत जैसे गरीब और पिछड़े हुए देश की समस्याओं का समाधान केवल समाजवाद ही कर सकता है। लेकिन पटेल उनकी इस विचारधारा से सहमत नहीं थे। पटेल ने समाजवाद को कांग्रेस पर हावी होने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे गांधी जी के सिद्धांतों से पूर्ण रूप से सहमत थे और उन पर विश्वास भी करते थे। पटेल और सुभाष के बीच वैचारिक मतभेद था। सुभाष चाहते थे कि कांग्रेस समाजवादी और क्रांतिकारी पार्टी को साथ लेकर अंग्रेजी सरकार से भिड़ जाए। इसमें हिंसा और अहिंसा का ध्यान न दिया जाए। इसमें जनता अपनी पूरी ताकत कांग्रेस के साथ लगा देगी और अत्याचारी सरकारी यहाँ से भाग खड़ी होगी। लेकिन पटेल गांधी जी के अहिंसक सिद्धांतों पर चलकर आजादी प्राप्त करना चाहते थे। पटेल भारत को ब्रिटेन का संघ बनाना चाहते थे, जबकि सुभाष चंद्र इस संघ का विरोध करते थे। पटेल का सोचना था कि संघ बनाने से भारत आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होता रह जाएगा। इसे आजादी प्राप्त करने में भारत सक्षम होगा, लेकिन सुभाष एक बार में ही भारत को आजादी प्राप्त करना चाहते थे। अगला कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरा में हुआ, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इस अधिवेशन में पटेल ने एक प्रस्ताव पेश किया कि आने वाले समय में देश को विकट समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे संकट काल में देश की कांग्रेस पार्टी ही नेतृत्व कर सकती है। कांग्रेस पार्टी कार्यकारिणी में गांधी जी का विश्वास बना रहे, ऐसा कांग्रेस आवश्यक समझती है। पार्टी चाहती है कि इस कार्यकारिणी का निर्माण गांधी जी की इच्छा के अनुसार किया जाए। ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। सुभाष को बुरा लगा, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। पटेल नहीं चाहते थे कि सुभाष कांग्रेस को मनमानी ढंग से चलाए। पटेल और गांधी जी के विचारों से नेहरू पिता पुत्र सहमत नहीं थे। पटेल सुभाष को कांग्रेस से हटाने के लिए मुहिम चला रखी थी, इसलिए सुभाष कांग्रेस से अलग हो गए। अतः कांग्रेस फिर पटेल की पकड़ में आ गई। सन 1939 में तृतीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। जर्मनी ने पोलैंड पर, ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया और युद्ध का बिगुल बजा दिया गया। भारत से परामर्श लिए बिना अंग्रेज सरकार ने भारत की ओर से युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेज सरकार के इस जल्दबाजी में उठाए गए कदम से पटेल बहुत नाराज हुए। उन्होंने अंग्रेजी सरकार से कहा, भारत वायसराय की जागीर नहीं है जो उसकी मनमानी चलेगी। देश के चुने हुए प्रतिनिधि की सलाह के बिना भारत इस युद्ध में शामिल नहीं होगा। युद्ध में शामिल होने के लिए मेरी एक शर्त और है। इसके लिए ब्रिटिश सरकार को भारतवासियों को स्वाधीनता का विश्वास दिलाना होगा। वायसराय उसकी बात सुनकर बहुत क्रोधित हुए। वह तुरंत गांधी जी से मिला, लेकिन गांधी जी सब कुछ पटेल के ऊपर छोड़ दिया। वायसराय ने घोषणा की कि ब्रिटेन युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा प्रदान कर देगा, लेकिन कांग्रेस को यह बात ठीक नहीं लगी। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इन पर प्रांतीय सरकारों को इस्तीफे दे दिए।
कांग्रेस ने एक बार फिर ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वाधीनता की मांग की, लेकिन सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया। मुस्लिम तथा देसी राजा दोनों भारत की आजादी में रोड़ा बने हुए थे, इसलिए इन दोनों के प्रति पटेल के मन में जरा भी सहानुभूति नहीं थी। देश की आजादी के लिए भारतीयों में चेतना आ गई थी, लेकिन अंग्रेज किसी कीमत पर भारत की आजादी के पक्ष में नहीं थे। अब वे फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर अल्पसंख्यकों की समस्याओं को उठाकर देश का विभाजन करवाना चाहते थे। उनकी सोच थी कि भारत के टुकड़े करके एक अलग मुस्लिम देश बनाया। अतः उन्होंने मुसलमानों को एक मुस्लिम देश बनाने का स्वप्न दिखाना शुरू किया। अब पटेल को मालूम हो गया कि बिना हिंसा के भारत को आजाद नहीं कराया जा सकता है। इसी अहिंसा के सिद्धांत के कारण सुभाष कांग्रेस से अलग हो गए, लेकिन जवाहरलाल कांग्रेस में बने रहे। वे हिंसा के पक्षपाती थे, लेकिन गांधी जी हिंसा के रास्ते पर चलने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्हें कुछ दिनों के लिए कांग्रेस नेतृत्व से अलग कर दिया गया। अब कांग्रेस को अपनी रणनीति बनाने के लिए आजादी मिल गई थी। इसके बाद कांग्रेस पर पटेल की पकड़ मजबूत हो गई। उन्होंने गुजरात की प्रांतीय समिति के सामने एक भाषण देते हुए कहा, देश में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के लिए अहिंसा का संपूर्ण प्रयोग करना असंभव है। अत्याचारी के साथ हिंसा से पेश आना जरूरी है, तभी हम अपने देश और समाज को उनके अत्याचार से मुक्त करा सकते हैं। अतः कांग्रेस ने ब्रिटेन की शर्त मानकर उसे युद्ध में सहयोग देना स्वीकार कर लिया, लेकिन शर्त यह थी कि युद्ध के बाद ब्रिटेन भारत को आजाद कर देगा। लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार ने भारत को आजादी देने की शर्त से मना कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस महासमिति के सामने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव रखा, जिसे पटेल के समर्थन से पारित कर दिया गया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के फैसले का विरोध करना शुरू हो गया। करो या मरो। 17 अक्टूबर सन 1941 को पवनार आश्रम में विनोबा भावे ने युद्ध विरोधी भाषण देकर सरकारी कानून का उल्लंघन किया। पटेल ने भाषण देना चाहा, लेकिन भाषण देने से पहले ही भारत रक्षा कानून 129 लगाकर पटेल को गिरफ्तार कर येरवदा जेल में बंद कर दिया। गांधी जी के हाथ में देश का बागडोर आते ही उन्होंने 9 अगस्त 1942 में बंबई के ग्वालियर टैंक ग्राउंड में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का युगांतरकारी अधिवेशन के दौरान करो या मरो का नारा लगाकर अंग्रेजों भारत छोड़ो छेड़ दिया। अंग्रेजी सरकार सत्ते में आ गई। यह नारा अंग्रेजों के लिए असहनीय था। सरकार ने 9 अगस्त को सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस कार्यवाही से पूरे देश में सनसनी फैल गई। लोग सड़कों पर उतर गए। यह सत्याग्रह पूर्ण रूप से अहिंसात्मक नहीं था। अहमदाबाद में हिंदू मुस्लिमों के बीच भारी दंगा हुआ। दंगे में हिंदुओं को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। मुस्लिम बस्तियों में रहने वाले हिंदू डर से उस बस्ती को छोड़कर कहीं और चले गए। ये खबर सुनकर पटेल को असहनीय दुख हुआ। पटेल ने दुखी जनता को धीरज बंधाया। उन्होंने असहयोग आंदोलन जारी रखा। उसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता विरोधी भाषण देने के कारण जेल में बंद कर दिए गए थे। सन 1942 में चर्चिल के आदेश पर क्रिप्स मिशन भारत आया। उसने भारत को पूर्ण स्वाधीनता देने के स्थान पर औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देने की बात कही। इस मिशन का कांग्रेस ने पूर्ण विरोध किया। सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के नजरबंद किए जाने से मुस्लिम लीग का नेतृत्व करने वाला मोहम्मद अली जिन्ना बहुत खुश हुआ, जो भारत की आजादी का कांटा बना हुआ था। यह कांग्रेस के उद्देश्य को खुली चुनौती देते हुए अंग्रेजी सरकार से हाथ मिला रखा था। सन 1944 के मई मास में गांधी जी जेल से रिहा हो गए थे। जेल से छूटने के बाद पूर्ण स्वाधीनता के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट मिस्टर जिन्ना से मिले। उन्होंने जिन्ना को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिन्ना टस से मस नहीं हुए। वे पाकिस्तान बनाने का प्रण कर चुके थे। गांधी जी की चिंताएं बढ़ गई थी। ब्रिटेन ने भारत को आजादी देने के लिए अल्पसंख्यकों को समझौता करने की एक सबसे बड़ी शर्त रख दी थी। उस समय भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या थी सांप्रदायिकता का, जिसे जिन्ना बढ़ाते चले जा रहे थे। ब्रिटेन ने दोनों के बीच समझौता कराना चाहा। उसने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। मिशन से विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कांग्रेस के बराबर प्रतिनिधित्व करना चाहती है।
यदि दोनों के 5-5 प्रतिनिधियों के साथ 2 अन्य प्रतिनिधि अंतरिम सरकार में शामिल हो तो मुस्लिम लीग इस सरकार में शामिल होने का तैयार है। अंत में वायसराय ने सर्वसम्मति से 14 सदस्यों की अंतरिम सरकार का गठन किया। 2 सितंबर सन 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने शपथ ली। सरदार पटेल की गृह मंत्री की शपथ दिलाई गई। कुछ दिनों के बाद मुस्लिम लीग सरकार में शामिल हो गई, लेकिन सत्ता के भूखे लोग पाकिस्तान बनाने के लिए छटपटाने लगे। दोनों देशों के बीच सीमा रेखा खींचने के बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने अपना झंडा लहराया। इसके अगले दिन 15 अगस्त 1947 को भारत ने तिरंगा फहराकर अपनी आजादी का उत्सव मनाया। भारत के स्वतंत्र राष्ट्र हो जाने के बाद देशी राज्यों के भारत में विलय की समस्या आने लगी। माउंटबेटन के सामने इस प्रश्न को रखा गया तो उसने 2 राज्य विभागों की स्थापना की। पहला भारतीय राज्य विभाग था और दूसरा पाकिस्तान राज्य विभाग। भारतीय राज्य विभाग को पटेल के जिम्मे सौंपा गया और वीवी मेनन को इस विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। पटेल ने दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय रियासतों को ध्यान में रखते हुए कहा, अब हमारी अखंडता नहीं रही, खंडित हो गए हैं हम, लेकिन देश की जो रियासतें हैं वे खंडित भारत के पास मित्रता और सहयोग का वातावरण बनाए, क्योंकि ये देश उनकी परंपराओं की विरासत है जो वहां रहते हैं। मैं सबसे मैत्रीपूर्ण तरीके से बैठकर नियम निर्धारित करने की अपेक्षा करता हूं ताकि संविधान का निर्माण हो सके। मैं अपने देश की रियासतों, शासकों और उनकी जनता से निवेदन करता हूं कि वे मातृभूमि के प्रति एक सम्मान निष्ठा से संविधान सभा में शामिल हों। पटेल की इस भाषण का रियासती शासकों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। भारत की सभी रियासतें भारत की राज्य में शामिल हो गई, लेकिन कश्मीर रियासत भारत में शामिल नहीं हुआ। पटेल ने अपनी सूझबूझ से 561 रियासतों को भारत में शामिल किया। ये पटेल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। कुछ मुस्लिम रियासतें ऐसी थी जिसके शासक भारत में शामिल होने से इनकार कर रहे थे। वे पाकिस्तान से अपनी सहानुभूति प्रकट कर रही थी। ऐसी रियासत में जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। वह पाकिस्तान में शामिल होने की जिद कर रहा था, जबकि उसकी रियासत में 80% लोग हिंदू थे। उसने और भी मुस्लिम रियासतों को बहकाने का प्रयास किया जो भारत में मिल चुके थे। स्थिति को देखते हुए पटेल ने बंबई में जूनागढ़ को अस्थायी सरकार का गठन किया तथा जूनागढ़ में फौजों को भेज दिया। माउंटबेटन ने जूनागढ़ को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाना चाहा। तब तक पटेल ने सेना को आदेश देकर पूरी रियासत को अपने कब्जे में कर लिया। वहां का नवाब पाकिस्तान की ओर पलायन कर दिया। उसके बाद हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए सैनिक कार्रवाई की, जबकि नेहरू जी इसके सख्त खिलाफ थे। पटेल ने हैदराबाद रियासत के निजाम से कई बार समझौता करने की कोशिश की, लेकिन निजाम ने समझौते को नहीं माना। वह भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। वह हैदराबाद रियासत को एक स्वतंत्र राज्य घोषित करना चाहता था। पटेल मुंबई में थे तब उसके सीने में दर्द की शिकायत की। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन कोई दवा कारगर साबित नहीं हो रही थी, क्योंकि मूक बना कालचक्र सब कुछ देख रहा था। होने को और कुछ मंजूर था। अंततः 15 दिसंबर 1950 को भारत का वीर सपूत सदा के लिए इस दुनिया से चल बसा। विषम परिस्थितियों से लोहा लेने वाला वह लोह पुरुष आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा देश हित के लिए किए गए अद्भुत कार्यों को सदैव स्मरण किया जाएगा। जय हिंद।